महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की लड़ाई भारतीय इतिहास की महानतम शौर्य गाथाओं में से एक है। एक तरफ जहां अकबर चाहता था कि मेवाड़ मुगलिया सल्तनत के आगे झुक जाए, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जो घास की रोटियां खाकर भी जी लेंगे लेकिन कभी इस जालिम को झिल्ले इलाही नहीं कहेंगे। वह दौर था जब पानीपत का युद्ध जीतकर अकबर लगभग पूरे भारतवर्ष का बादशाह बन चुका था। पंजाब से बंगाल और कश्मीर से विंध्य तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसकी चमकती हुई तलवारों के आगे पूरा भारत नतमस्तक हो चुका था। अनगिनत राजे रजवाड़े उसके कदमों में गिर चुके थे, लेकिन मेवाड़ पर विजय का स्वप्न अब भी अधूरा था। अकबर ने कई बार प्रयास किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा लिया, लेकिन महाराणा प्रताप के आगे सब कुछ व्यर्थ हो गया। आज का यह वीडियो एक ऐसे महान योद्धा का है जिसने हाथी समान दिखने वाले और अपनी शक्ति पर घमंड करने वाले बहलोल खान को एक ही वार से घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट दिया। जो राणा में सबसे महान कहलाया, उस महाराणा प्रताप की जीवनी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो बात उस दौर की है जब दिल्ली की गद्दी पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था। अकबर की सेना देश के कोने कोने में विजय प्राप्त कर रही थी। अब उसकी निगाहें राजपूताना की ओर थी और उसके मन में एक ही सपना था कि पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में करना। लगभग सभी राजपूत राजा या तो युद्ध में हारकर या उनसे रिश्ते बनाकर अकबर के सामने झुक चुके थे, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अकबर की ताकत के सामने कभी नहीं झुका, और वह था मेवाड़। अकबर ने हर चाल चली, हर तरह का दबाव डाला। उसे यकीन था कि मेवाड़ भी बाकी राजाओं की तरह उसके सामने घुटने टेक देगा, परंतु मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह ने साफ कह दिया, मेवाड़ का राजा कोई इंसान नहीं, हमारा राजा भगवान एकलिंग जी है, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। इस वीर भूमि ने हमेशा अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ना सिखाया है। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। जब राणा उदय सिंह इतने प्रबल थे तो महाराणा प्रताप की तो बात ही कुछ अलग थी। वह समय आ गया था जब इसी महान भूमि से एक नए सूर्य का उदय होने वाला था। कहते हैं जब समय कठिन होता है तब धरती खुद अपने रक्षकों को जन्म देती है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में महारानी जयवंताबाई ने एक बालक को जन्म दिया। यह बालक साधारण नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अद्वितीय तेज था। उसकी मुट्ठियां ऐसे बंद थीं जैसे वह तलवार थामने को तैयार हो। जब दासियों ने राणा उदय सिंह से जाकर कहा, हुकुम, शेरनी ने शेर को जन्म दिया है, तभी राणा उदय सिंह ने गर्व से अपने सरदारों को बुलाकर कहा, यह बालक अपने प्रताप से मेवाड़ की धरती को रोशन करेगा, इसलिए इसका नाम प्रताप होगा। कुंवर प्रताप का जन्म हो गया था। उनकी माँ रानी जयवंताबाई ने उन्हें बचपन से ही एक योद्धा बनने की शिक्षा देना शुरू कर दिया। वह केवल एक माँ नहीं थी बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। वह महाभारत के युद्ध कौशल और भगवान कृष्ण की कहानियां प्रताप को सुनाया करती। उन्होंने बचपन से ही प्रताप के खून में धर्म, शौर्य और स्वाभिमान का पाठ भर दिया। रानी जयवंताबाई गर्व से कहती, एक सच्चा योद्धा सिर्फ तलवार की धार से नहीं पहचाना जाता बल्कि अपने धर्म, अपने वतन और अपने लोगों के प्रति अडिग निष्ठा से पहचाना जाता है। उनके ये शब्द कुंवर प्रताप के मन में उतर गए। वह कहती, तुम्हारे दादा राणा सांगा का खून इस धरती में बसा हुआ है। उनके शौर्य की कहानियां आज भी दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं, और तुम्हारे परदादा बप्पा रावल, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को इस भूमि से खदेड़ा, उनकी वीरता इस धरती की रग रग में बसी हुई है। यही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। प्रताप, तुम केवल एक योद्धा नहीं हो बल्कि मेवाड़ के स्वाभिमान की जलती मशाल हो जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। कुंवर प्रताप ने अपनी माँ के इन वचनों को आत्मसात कर लिया। उनका हर कदम अब मेवाड़ की रक्षा और स्वाभिमान के लिए समर्पित था। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उन्होंने इन कहानियों और शिक्षा से प्रेरणा लेते गए। जब कुंवर प्रताप बड़े हुए तो उन्हें गुरुकुल भेजा गया, जहाँ उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। लेकिन प्रताप का मन केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था। वे दोपहर होते ही जंगलों की ओर निकल जाते, जहाँ भील समुदाय के साथ रहते और उनसे गुरिल्ला युद्ध की बारीकियां सीखते। भीड़ों से उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि भील समुदाय के लोग उन्हें प्यार से कीका कहने लगे। भीड़ योद्धाओं से सीखी गई यह युद्ध कला प्रताप के भविष्य के संघर्षों में उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। अब कुंवर प्रताप की रुचि सिर्फ युद्ध कौशल तक सीमित नहीं थी। उनका दिल लोहारों की बस्तियों की ओर खींचा चला जाता था, जहाँ वह हथियार बनाने की कला में भी माहिर हो गए थे। लोहारों ने उनकी प्रतिभा और जिज्ञासा को देखकर उन्हें राजा मार कहना शुरू कर दिया था। वे जानते थे कि यह बालक सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि भविष्य का वह शेर है जो दुश्मनों के दिलों में खौफ बनकर जिंदा रहेगा। प्रताप ने छोटी उम्र में ही अपने साहस और वीरता की ऐसी मिसाल पेश की थी जो किसी के लिए भी चौंकाने वाली थी। उन्होंने अफगानों की बस्तियों पर अपने पहले हमले करके यह साबित कर दिया कि उनका जन्म महलों में आरामदायक जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि तलवार उठाने और रणभूमि में आग लगाने के लिए हुआ है। जब भी मुगलों की सेनाएं मेवाड़ की सरहद से गुजरती तो उनके दिलों में अजीब सा खौफ पैदा हो जाता था। अचानक कहीं से एक पत्थर या गुलेल का वार उन पर आ गिरता। यह प्रताप का संदेश था कि यह मेवाड़ की भूमि है, यहाँ केवल स्वाभिमान राज करता है। मुगलों के घुड़सवार सैनिकों के लिए यह संकेत होता था कि प्रताप कहीं न कहीं अपनी निगरानी रख रहे हैं। लोगों के बीच प्रताप अब केवल एक कुंवर नहीं थे, वह एक चलती फिरती वीर गाथा बन चुके थे। हर तरफ उनकी वीरता और
साहस के किस्से गूंजते थे। लोग कहते यह प्रताप न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे भारत के अभिमान का ध्वज लेकर उठेगा। लेकिन जैसा कि इतिहास में होता आया है, समय ने एक और करवट ली। राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उनके कई पुत्र और रानियां थीं, लेकिन उनमें से धीरबाई सा उनकी सबसे प्रिय थी। धीरबाई सा ने राणा उदय सिंह को यह विश्वास दिला दिया कि उनका छोटा पुत्र जगमाल ही मेवाड़ का भविष्य होना चाहिए। यह निर्णय किसी आग से कम नहीं था। राणा उदय सिंह ने कुंवर प्रताप की वीरता, त्याग और मेवाड़ के प्रति उनके समर्पण को जानते हुए भी जगमाल को अगला राणा घोषित कर दिया। यह फैसला मेवाड़ के सामंतों और जनता के दिलों में एक धधकती चिंगारी बन गया। मेवाड़ की परंपरा थी कि सबसे बड़ा पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है और कुंवर प्रताप ही वह पुत्र थे। लेकिन कुंवर प्रताप ने अपने पिता का मान रखते हुए इस फैसले को बिना विद्रोह किए शांति से स्वीकार कर लिया। यह उनकी विशाल हृदयता और विनम्रता का प्रतीक था। लेकिन यह फैसला मेवाड़ के सामंतों और जनता को स्वीकार्य नहीं था। वे जानते थे कि सच्चा राणा केवल कुंवर प्रताप ही हो सकते हैं और वही मेवाड़ का नेतृत्व करने के योग्य है। समय तेजी से बीतने लगा और फरवरी 1572 में जब राणा उदय सिंह का निधन हुआ, तब मेवाड़ शोक के अंधकार में डूबा हुआ था। मेवाड़ के भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता की भावना थी, वह अब पूरी तरह से स्पष्ट होने वाली थी। इस अराजक स्थिति का फायदा उठाते हुए जगमाल, जिसे राणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, राज्याभिषेक के लिए तैयारियों में जुट गया। महल के भीतर अपने सत्ता के स्वप्न को साकार करने के लोभ से अंधा होकर उसने बिना किसी संकोच के राज्याभिषेक का नाटक रचाया, जैसे कि मेवाड़ की जनता और सामंतों की इच्छाओं का कोई महत्व ही न हो। लेकिन जगमाल की यह चाल सिर्फ एक क्षणभंगुर सपना साबित हुई। मेवाड़ की मिट्टी के असली रक्षक और वीर सामंत, जो हमेशा से प्रताप को सच्चा राजा मानते थे, इस अपमान को बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। और इसी क्षण रावत कृष्णदास चूंडावत, जो प्रताप के सबसे विश्वास पात्र सरदारों में से एक थे, वो गुप्ता की पहाड़ियों पर एक गर्जना के साथ खड़े हुए। और फिर रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए कहा, यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है राणा प्रताप, ये मेवाड़ के स्वाभिमान का प्रतीक है, उसकी स्वतंत्रता और हर उस वीर की ललकार है जिसने कभी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। आज से तुम वह जलती मशाल हो जो इस धरती के दुश्मनों को राख में बदल देगी। इस महान पल के साथ राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जब मेवाड़ के असली राजा का उदय हुआ। साल 1573 की शुरुआत में मेवाड़ की भूमि पर एक नई सुबह का आगाज हो रहा था। राणा प्रताप ने अपने वीर साथियों और सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की ओर कूच किया। यह वह किला था जो अब मेवाड़ की स्वतंत्रता का प्रतीक बनने वाला था। जगमाल, जिसने महल में अपने राज्याभिषेक का स्वांग रचा था, वह महाराणा को आने की खबर सुनते ही अपनी असफलता को भांपते हुए बिना किसी संघर्ष के अकबर की शरण में जाने का निर्णय ले चुका था। लेकिन मेवाड़ की पवित्र भूमि पर कोई कायर नहीं टिक सकता था। इस भूमि को एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो इसके स्वाभिमान की रक्षा कर सके, और वह योद्धा महाराणा प्रताप थे। इसके बाद कुंभलगढ़ में प्रताप का विधिवत राज तिलक हुआ। राणा प्रताप ने अपने सरदारों और मेवाड़ की जनता के सामने एक महान शपथ ली, जो आज भी भारत के हर वीर हृदय में गूंजती है। जब तक मेवाड़ की धरा पर केसरिया ध्वज नहीं लहराएगा, तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, न आरामदायक बिस्तर पर सोऊंगा, न सोने चांदी के थालों में भोजन करूंगा। यह शपथ सिर्फ एक राजा की नहीं थी, यह मेवाड़ की स्वतंत्रता की कसम थी, जिसे हर सैनिक और हर नागरिक ने अपनी आत्मा में गहरे बसा लिया। यह संकल्प न केवल प्रताप के सरदारों को प्रेरित करने वाला था, बल्कि पूरे मेवाड़ में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। हर गांव, हर कबीले में स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प जाग उठा था। इस महान शपथ के बाद राणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने मेवाड़ के भीलों को अपनी सेना में शामिल किया, जो गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। ये भीड़ जंगलों के असली रक्षक थे। उनकी लड़ाई की शैली इतनी कुशल थी कि दुश्मन को भारी हानि पहुंचाकर वे तुरंत जंगल में गायब हो जाते थे। राणा प्रताप ने भीलों के साथ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया, क्योंकि वह जानते थे कि मुगल सेना बड़ी और संगठित होने के बावजूद इन पहाड़ी इलाकों और जंगलों में भीलों की युद्ध कला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भील तेज चाल, छिपकर हमला करने की कला और जंगल की भौगोलिक जानकारी में निपुण थे। उन्होंने मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया था। महाराणा प्रताप ने अपने इन भील योद्धाओं को मेवाड़ की स्वतंत्रता की लड़ाई का अभिन्न हिस्सा बनाया। भीलों ने भी अपने राजा के आह्वान पर पूरी निष्ठा से साथ दिया और महाराणा की सेना को एक नई ताकत दी। लेकिन महाराणा प्रताप जानते थे कि मुगलों के मुकाबले केवल गुरिल्ला युद्ध ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने अपने राजपूत सरदारों को भी फिर से संगठित किया और युद्ध की प्राचीन कलाओं का अभ्यास शुरू करवाया। मेवाड़ के हर योद्धा ने अपनी तलवार, भाले और धनुष को और भी धारदार बनाने में जुट गया। राणा प्रताप ने पूरे राज्य में हथियार निर्माण का काम शुरू करवा दिया। उन्होंने लोहारों को दिन रात काम पर लगा दिया, ताकि उनकी सेना के लिए पर्याप्त मात्रा में तलवारें, भाले और ढालें तैयार की जा सकें। मेवाड़ के हर गांव में हथियार बनाने का कार्य चलने लगा। महाराणा प्रताप की सेना अब एक नई शक्ति के साथ तैयार हो रही थी, क्योंकि महाराणा कहीं न कहीं जानते थे कि भविष्य में
उन्हें मुगलों से सामना होगा ही। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसका कारण था साल 1572, जब अकबर लगभग पूरा हिंदुस्तान अपने कदमों में झुका लिया था। लेकिन एक जगह थी जिसे जीतना उसके लिए अभी भी बाकी था, और वह था मेवाड़। और मेवाड़ की असली ताकत थे महाराणा प्रताप। अकबर जानता था कि अगर महाराणा प्रताप उसके सामने झुक गए तो फिर हिंदुस्तान में कोई उसे चुनौती नहीं देगा। इसलिए अकबर ने सबसे पहले सितंबर 1572 में अपने सेनापति जलाल खां को महाराणा प्रताप के पास भेजा। जलाल खां ने अकबर का संदेश देते हुए कहा, महाराणा, अगर आप सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो आपको धन, वैभव, शक्ति और मुगल साम्राज्य में ऊंचा स्थान मिलेगा। आप अकबर के मित्र और सहयोगी कहलाएंगे। उस पर प्रताप ने गर्जना करते हुए बोले कि मेवाड़ की मिट्टी कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस धरती को पराधीन होते नहीं देख सकता। जलाल खां निराश होकर लौट गया, लेकिन अकबर हार मानने वालों में से नहीं था। अगले ही साल 1573 में अकबर ने अपने सबसे प्रिय और भरोसेमंद सेनापति आमेर के राजा मानसिंह को भेजा। मानसिंह, जिनकी बुआ हरका बाई अकबर की पत्नी थी, और मानसिंह खुद राजपूत थे। जब मानसिंह महाराणा से मिलने आए तो उदयपुर में महाराणा प्रताप ने राजपूत परंपरा के अनुसार उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उदय सागर झील के किनारे एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। लेकिन प्रताप ने खुद दावत में हिस्सा नहीं लिया और अपने बेटे अमर सिंह को मानसिंह की सेवा में भेजा। मानसिंह को यह देखकर बहुत धक्का लगा। मानसिंह ने अमर सिंह से नाराज होकर पूछा, राणा प्रताप खुद क्यों नहीं आए? अमर सिंह ने जवाब दिया, पिताजी को सिर दर्द है, इसलिए वह नहीं आ सके। इस पर क्रोधित होकर मानसिंह बोले, जाकर राणा जी से कहो, मैं उनके सिर दर्द का असली कारण जानना चाहता हूँ। जब महाराणा प्रताप को यह बात पहुँची तो उन्होंने तीखा संदेश भेजा, जिस राजपूत के संबंध मुगलों से हों उसके साथ सच्चे राजपूत भोजन नहीं कर सकते। यह जवाब मानसिंह के गर्व को गहरे तक चीर गया। अपमानित मानसिंह बिना भोजन किए क्रोध में वहाँ से निकल गए। रवाना होते समय घोड़े पर सवार होकर मानसिंह ने महाराणा प्रताप को चुनौती दी, दिल्ली के सिंहासन को ठुकराना, सीधे अकबर को युद्ध के लिए बुलावा देना है। चाहे तुम पहाड़ों में छिपे रहो, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब हम आमने सामने होंगे। यह खबर जब अकबर तक पहुंची और जब उसने सुना कि महाराणा प्रताप ने उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति का अपमान किया है तो वह आग बबूला हो उठा। लेकिन वह महाराणा को एक और मौका दिया। वह अपने क्रोध को रोकते हुए भगवान दास को भेजा, जो उसके दरबार के सबसे वरिष्ठ और समझदार राजाओं में से एक थे। भगवान दास ने शांति और सहयोग का संदेश लेकर महाराणा के पास पहुंचे, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए शांति का कोई मतलब नहीं था अगर वो उनकी स्वतंत्रता को छीन ले। भगवान दास भी वही जवाब लेकर लौटे, स्वतंत्रता से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। बार बार महाराणा को अपने साथ जोड़ने में असफल होने के बाद अकबर ने एक आखिरी सबसे चतुर और सूझबूझ वाले मंत्री राजा टोडरमल को भेजा। दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल खुद प्रताप से मिलने गए। उन्होंने महाराणा को समझाने की पूरी कोशिश की। अकबर का प्रस्ताव था धन, मान सम्मान, महल और हर वो चीज जो एक राजा के सपने में हो सकती थी, पर महाराणा प्रताप का दिल सिर्फ एक ही चीज के लिए धड़कता था, स्वतंत्रता। उन्होंने राजा टोडरमल से एक बार फिर वही कहा जो उन्होंने हर राजदूत से कहा था, स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाहे मुझे अपना सब कुछ बलिदान करना पड़े, पर मैं कभी पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। यह थे महाराणा प्रताप, जिनका हौसला, उनका जज्बा और उनकी दृढ़ता इतनी अटल थी कि 4-4 राजदूत भेजने के बावजूद अकबर उन्हें झुका नहीं सका। जब अकबर के दरबार में यह खबर पहुंची कि महाराणा प्रताप ने उसके समर्पण को फिर से ठुकरा दिया है, तब उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। सम्राट जिसने अपनी तलवार और ताकत से पूरे हिंदुस्तान को झुका लिया था, यह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक छोटा सा राज्य मेवाड़ उसकी सत्ता को अस्वीकार कर दे। अकबर ने अपना राज मुकुट उतारा और आकाश की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा, महाराणा प्रताप, तुमने सिर्फ मेरे सेनापति का नहीं बल्कि मेरे साम्राज्य का अपमान किया है। अब मैं तुम्हें तलवार से जवाब दूंगा। अब वक्त आ गया है कि मेवाड़ की वह चट्टान जिसे महाराणा प्रताप कहते हैं, वो अपनी रौद्र रूप को दिखाए। इसके बाद अकबर ने अपने सबसे अनुभवी सेनापति राजा मानसिंह को बुलाया। मानसिंह, जो पहले से ही महाराणा से अपमानित और क्रोध से भरा हुआ था, वह दरबार में आते ही समझ गया कि अब युद्ध अनिवार्य है। अकबर ने क्रोध में मानसिंह को बोला कि यह अपमान सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ 1 लाख की विशाल मुगल सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई करो, और ध्यान रखना, इस बार ऐसा तूफान उठाना है कि महाराणा प्रताप का नाम और निशान दोनों ही इस धरती से मिट जाए। मानसिंह ने सिर झुकाते हुए कहा, जहाँ पनाह, आप निश्चिंत रहें। इस बार मैं मेवाड़ की धरती पर ऐसा रक्तपात करूंगा कि खुद अरावली की पहाड़ियां भी कांप उठेंगी। महाराणा प्रताप और उसके वीर अब सिर्फ इतिहास की कहानियों में सुने जाएंगे। इसके बाद देश के कोने कोने से अफगान, राजपूत, तुर्क और पठान योद्धाओं को बुलाया गया। 1 लाख की विशाल सेना तैयार की गई, जो हाथियों, घोड़ों और तोपों से लैस थी। उधर महाराणा प्रताप को पहले से ही अंदेशा था कि मुगल सैनिकों से युद्ध होने वाला है। उन्होंने वर्षों से इस पल की तैयारी की थी। जब मानसिंह की विशाल मुगल सेना मेवाड़ की ओर बढ़ने लगी, तो जब उनकी सेना ने मेवाड़ की सीमा को छुआ, यह खबर महाराणा प्रताप तक पहुंची। यह सुनते ही उनके चेहरे पर
हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे वह वर्षों से इसी पल का इंतजार